हेलो एवरीवन, जगल प्रीपेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में ही कॉन कॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड लास्टली मैं इस कंपनी का एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का कहना था कि FY 27 के अंदर हम लोग 40% से हमारे रेवेन्यू को ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं एंड साथ में यदि बात करूं इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हम लोगों ने एक नई यू कैन से सब्सिडरी एक्वायर करी है जिसका नाम डाइस है। तो सब्सिडरी को हमने जैसे एक्वायर किया है तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी बिकॉज वो सब्सिडरी यू कैन से लॉस मेकिंग है। तो हमारे इबिटा मार्जिन किस तरह से बनेंगे इसकी क्लैरिटी हमें क्वार्टर वन में जाके मिलेगी बिकॉज हम उसको इंटीग्रेट यू कैन से क्वार्टर वन से करना स्टार्ट करेंगे। तो इबिटा मार्जिन पे ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं थी, ऑल्दो FY 26 का इबिटा मार्जिन लगभग 10% के आसपास में था एंड जिनका लॉन्गर होराइजन का जो गाइडेंस होता है अपने इबिटा मार्जिन का कि नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स के अंदर हमारे इबिटा मार्जिन को अराउंड 14-15% के आसपास में ले जाने का टारगेट है, उसको इंटैक्ट रखा था। एंड साथ में एक और अच्छा इन लोगों ने गाइडेंस दिया था अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को लेके। इनका कहना था कि FY 26 का हमारा CFO -6 करोड़ का था और हमारा टारगेट है कि FY 27 के अंदर हम लोग यहाँ पे CFO को पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये हमने इनके बेसिकली गाइडेंस की बात करी है। अब देखते हैं कि क्वार्टर वन के अंदर एक्चुअल में यू कैन से डिलीवरी कैसे हुई है ताकि हम लोग यहाँ पे डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग डिटेल में यहाँ पे अच्छे से यू कैन से गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी की यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको डेटा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे वाई ऑन वाई 28% से ग्रोथ किया है। बात करूं इनके ग्रॉस प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लगभग 15.5% से ग्रोथ किया है और जो इनका एडजस्टेड इबिट्टा है वो यहाँ पे केवल 4% से ग्रोथ किया है। आपको तो पता ही है ना, इनका जो एडजस्टेड इबिट्टा होता है जो ईसॉप्स की कॉस्ट होती है उसको एक्सक्लूड करके होता है। तो यहाँ पे 4% से ग्रोथ किया है एंड जो इनका हम लोग इनका जब पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे ना तो यहाँ पे पता लगेगा कि यदि हम लोग एडजस्टेड इबिट्टा की जगह नॉर्मल इबिट्टा लेंगे ना तो यहाँ पे वाई 7% से ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। तो यार गाइडेंस तो 40% का था, एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे 28% के आसपास में हुई है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक बार देखते हैं कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट इसमें क्या क्लैरिटी देता है एंड इन लोगों ने ये भी अपना क्लियर गाइडेंस का क्लियरिटी यहाँ पे दी है कि हमारा 40% रेवेन्यू फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आता है, बाकी का 60% रेवेन्यू लास्ट के 2 क्वार्टर के अंदर आता है। बट ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी बिकॉज वाई ऑन वाई ग्रोथ रेट तो आपका यू कैन से लाइक लास्ट के 2-3 साल में कंसिस्टेंटली क्वार्टर वन के अंदर डिलीवर हुआ है जो आपने गाइड किया उस तरह का। इस बार नहीं आया है तो कंसर्निंग पॉइंट है एंड साथ में इनके कुछ और लाइक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑपरेशनल पैरामीटर उनको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो इनका लाइक टोटल जो एग्रीगेट यूजर्स हैं प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ पे बढ़ गए हैं, 4 मिलियन यूजर्स के आसपास चले गए हैं, 40 लाख यूजर हो गए हैं और इनका जो रेवेन्यू पर कस्टमर है यहाँ पे 3% से यहाँ पे ग्रो किया है और टोटल जो कस्टमर इनके कॉर्पोरेट कस्टमर हैं लगभग 3559 थे, वही उन्होंने ग्रोथ करके 4000 के ऊपर चले गए, 14% से ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दी है और साथ में इनके जो 3 वर्टिकल हैं इनके स्टैंड अलोन बिजनेस के, जिसके 3 वर्टिकल है आपका यू कैन से सॉफ्टवेयर फी, प्रोग्राम फी और लाइक प्रोपेल पॉइंट से जो इनका रेवेन्यू आता है। तो इनका सॉफ्टवेयर फी 18% से ग्रोथ किया है वाई, प्रोग्राम फी केवल यहाँ पे 10% से ग्रोथ किया है और जो प्रोपेल प्लेटफॉर्म का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 42% से ग्रोथ किया है। तो इसके अंदर अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। अब दिक्कत ये दिखाई पड़ रही है आपका जो प्रोग्राम फी है ना वो केवल 10% से ग्रोथ किया है और यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी है, लगभग 160 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू है। मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन इनका इन 2 वर्टिकल से ही होता है, आपका प्रोपेल वाला वर्टिकल से और आपका प्रोग्राम फी वाले से। तो यहाँ पे केवल 10% की ग्रोथ है, वो एक बार देखना पड़ेगा कि इसके अंदर 10% की ग्रोथ क्यों है। अदरवाइज इसके अंदर यदि सपोज वो 20-25% ग्रोथ होती, 30% ग्रोथ होती तो आप ओवरऑल 40% के आसपास की ग्रोथ को अचीव कर सकते थे। अब बात करते हैं इनके कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में। तो उनको एक गाइडेंस था ना कि हमारे प्रोपेल पॉइंट्स का जो मार्जिन है लगभग 5% था FY 26 तक, उसको इंप्रूव करने का टारगेट था। तो एक बार उन लोगों ने क्लैरिटी दी है। तो उनके जो प्रोपेल पॉइंट्स का जो रेवेन्यू आया है मतलब 17 करोड़ रुपीस का, 18 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है। इन लोगों ने कितना बिक्री किया था प्रोपेल पॉइंट्स का, 250 करोड़ रुपए का क्वार्टर वन के अंदर। तो इनका मार्जिन की बात करो तो 7% हो गया। ये मेरे को चीज अच्छी लगी है क्योंकि प्रोपेल पॉइंट्स का जो मार्जिन है यहाँ पे इंप्रूव हो गया है। FY 26 का आप देख लो चाहे, इनका लाइक रेवेन्यू था 57 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रोपेल पॉइंट से और टोटल सेल्स हुई थी लाइक 1107 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यहाँ पे मार्जिन लगभग 5% के आसपास में था। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी, इनका प्रोपेल पॉइंट्स का मार्जिन बढ़ गया है, इसलिए इनका जो प्रोपेल पॉइंट्स का रेवेन्यू यहाँ पे वाई अच्छा खासा जंप किया है। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इन लोगों ने अपने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। बट देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो दूसरा वर्टिकल है ना प्रोग्राम फीस के अंदर, लाइक इनका जो कैशबैक जाता है, जो स्पेंडिंग होती है तो उनको अपने कार्ड्स पे
ऑफर्स देने पड़ते हैं कस्टमर्स को ताकि वो लोग उस पे स्पेंडिंग करें। तो उन ऑफर्स के अंदर इनका जो मतलब कैशबैक एज़ ए परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम फी लाइक जो कैशबैक देना पड़ता है, उसके अंदर यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट हुआ है और आपका लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के अंदर 66% के आसपास में था, अभी भी 66% के आसपास में ही है। तो वाई एन वाई एसेस कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट हुआ बिकॉज़ एफआई 26 के अंदर ये वाला कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा था ये वाला खर्चा, राइट? अब जो इनका पेमेंट स्टेटमेंट है उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक रेवेन्यू तो ठीक है, 28% से ग्रोथ किया है, ग्रॉस प्रॉफिट गिरा है। इनका जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है ना, वो यहाँ पे गिर गया है। लास्ट ईयर लगभग 10.1% के आसपास का था और अभी 8.2% के आसपास का है। मतलब इस सब कॉस्ट को ऐड भी कर दें तो इनका एब्सोल्यूट एबिटा मार्जिन वो भी लगभग 8% के आसपास में आया है। तो ये दिक्कत है। मतलब इनका ऐसे इन लोगों ने क्लैरिटी तो नहीं दिया था लाइक एफआई 27 के एक्सपेक्टेड एबिटा मार्जिन को लेके, बट हाँ, मतलब यहाँ पे एबिटा मार्जिन साफ-साफ डिक्लाइन कर रहा है कि उनकी बेसिस पे भी और लाइक वाई ऑन वाई बेसिस पे भी, राइट? तो ये बड़ी दिक्कत है। एक बार देखते हैं लाइक कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या क्लैरिटी देती है कि एबिटा मार्जिन क्यों गिरा है और आगे जाके कब तक इंप्रूव हो जाएगा। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट अभी लगभग 17.5 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। वाई और वाई 33% से इनका प्रॉफिट डिक्लाइन किया है। तो ये भी कंसर्न है बिकॉज़ आपके एबिटा मार्जिन गिर गए हैं तो आपका प्रॉफिट डिक्लाइन कर ही जाएगा। पैट मार्जिन की बात करें तो इनका पैट मार्जिन अभी लगभग 4.1% के आसपास में आया है। ठीक है, लास्ट ईयर इनका पैट मार्जिन 8% के आसपास में था, इस बार लगभग आधा सा ही हो गया है। तो ये है द कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे डेफिनिटली रिजल्ट को देख के एज़ सच मैं इसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट तो नहीं बोलूँगा। हाँ, इन लोगों ने गाइडेंस तो नहीं दिया था एबिटा मार्जिन का बट यहाँ पे डिलीवरी सही तो नहीं दिखाई पड़ रही है। मार्जिन में प्रेशर है तो प्रेशर है। देखते हैं कॉन-कॉल में मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोलता है। ये इनकी कुछ सब्सिडीज हैं जिनका इन लोगों ने रेवेन्यू बताने की कोशिश करी है। ग्रीन एज, मोबिलवेयर, जेट मनी और टैक्स स्पैनर। इनकी ठीक है एब्सोल्यूट रेवेन्यू है बट इनकी वाई यूनिट ग्रोथ किस तरह से रहे एक बार कॉनकोल के पार्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक बार मैं जो इनकी सब्सिडीज है उनका भी थोड़ा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। चारों सब्सिडीज का, ग्रीन एज का भी, मोबिलवेयर का भी, जेट मनी का भी और टैक्स स्पैनर का भी, राइट? और इनकी कुछ-कुछ इन लोगों ने अपने एआई कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं, उन पे इन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और लास्ट में इन लोगों ने कुछ अपने नए क्लाइंट्स इन लोगों ने एक्वायर करे हैं, उनकी मैं स्टोरी आपको थोड़ा बता देता हूँ। यस, इन लोगों ने कुछ-कुछ लाइक पीएनबी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एचपीसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हिंडाल्को के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ट्राइडेंट ग्रुप, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये सारे इनके लाइक क्लाइंट्स हैं जो इनको मिले हैं लाइक इनके सर्विसेज के रूप में। ठीक है, ये इनके लाइक आगे ऐसे कोई मेजर स्लाइड नहीं है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्लाइड मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली जो हमारे लाइक धंधे के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो कामकाजी थी, राइट? ठीक है, राइट, बिल्कुल। तो लाइक ये हमने ओवरऑल डिस्कस करने की कोशिश करी है कि जेगल प्रीपेड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रहे। तो रिजल्ट देख के तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि रिजल्ट तो अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपके एबिटा मार्जिन पे लगभग यू कैन से 2% का प्रेशर है। लाइक आपका चाहे क्यू बेसिस की बात कर लो, चाहे वाई बेसिस पे आप बात कर लो। आपका पैट मार्जिन तो लाइक 7.9% के आसपास हुआ करता था, गिर के 4.1% के आसपास आ गया है। तो ये दिखते हैं, साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार देखते हैं कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या क्लैरिटी दी है। साथ में इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी डिक्लाइन कर गया वाई 40% की गाइडेंस थी, 28% के आसपास में आ गया है। स्टैंडअलोन बिजनेस का गाइडेंस इनका 25% के आसपास का था, तो उसको लगभग थोड़ा बहुत आपने अचीव किया है। तो देखते हैं क्या क्लैरिटी दी है कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने यहाँ पे। फिर उस मैंने कॉनकॉल के हाइलाइट्स को डिस्कस करने से पहले एक बार इनकी जो 3-4 सब्सिडरी है ना, उन वो किस तरह से कामकाज करती है, उनको एक बार मैं थोड़ा आपको विवरण से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। अदरवाइज वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो सकती है कॉनकॉल हाइलाइट्स को, राइट? तो यार आपको ये तो पता ही होगा ना कि जेगलो प्रीपेड के लाइक मेजरली 3 बिजनेस वर्टिकल है। लाइक इनका एक तो आपका जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक वो जो लाइक यू कैन से एम्प्लॉयी का एक्सपेंस मैनेजमेंट वाला एंड साथ में जो लाइक वेंडर के थ्रू जो भी प्रोक्योरमेंट करता है कोई कॉर्पोरेट, उसके लिए सॉफ्टवेयर देते हैं। लाइक वो जेगल सेव और जेगल जोय नाम से, राइट? एंड साथ में इनका एक लाइक जेगल प्रोपेल पॉइंट्स नाम से होता है। लाइक जो भी किसी कंपनी के अंदर कभी आरएनआर फंक्शन होता है या फिर फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पे यू कैन से जो भी लाइक गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं, तो लाइक ये लोग हाई लोअर रेट पे खरीदते हैं, कॉर्पोरेट्स हाई रेट पे बेचते हैं, तो इनका बीच का जो मार्जिन बनता है वो प्रोपेल पॉइंट्स का रेवेन्यू कहलाता है। एंड थर्ड इनका जो प्रोग्राम फीस आता है, लाइक इनके जो बहुत सारे कार्ड्स हैं, यू कैन से अलग-अलग बैंक से टाई अप करके इन लोगों ने कार्ड ले रखे हैं और लाइक यू कैन से अलग-अलग कॉर्पोरेट्स को लोग बाँट देते हैं। उससे क्या होता है जैसे वो कार्ड स्वाइप होता है, तो लाइक इनको जो भी यू कैन से जो एमडीआर फीस होती है उसका कुछ पार्ट बैंक को जाता है और कुछ पार्ट इनको आ जाता है। एक काइंड ऑफ बेसिक बिजनेस मॉडल है जेगल प्रीपेड का। अब इनकी सब्सिडियरी के बारे में बताता हूँ और उसको मैं थोड़ा इनके बिजनेस मॉडल से लिंक करने की कोशिश करूंगा बिकॉज़ वो समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कॉन कॉल का हाइलाइट्स को मतलब ग्रैब्स करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्टली बात कर लेते हैं इनके जेक डॉट मनी वाले बिज़नेस के बारे में। तो रियो डॉट मनी नाम का एक प्लेटफ़ॉर्म था, इसको एक्वायर किया था, फिर इसको रीब्रांडिंग कर दिया था जेक डॉट मनी नाम से। ये लोग क्या करते हैं यूपीआई क्रेडिट कार्ड डिस्बर्स अभी कौन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इनके खुद के बैलेंस शीट से पैसा नहीं होता है, अलग-अलग बैंकों के खुद का ठप्पा लगा के जेक डॉट मनी नाम लगा के वो क्रेडिट कार्ड यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन रेफरल फी मिलता है बैंक से।
एंड साथ में जितना भी स्पेंड करता है वो वाला क्लाइंट, उसके बेसिस पे इनको जो मैंने आपको बताया ना, स्पेंड बेसिस पे इनको इनकम मिलती है हर एक एक्टिव कार्ड से, राइट? ये हमने जैक मनी की बात कर ली है। अब बात करते हैं इनका डाइस वाला फंक्शन। तो डाइस जो एक इन लोगों ने जो एक्वायर किया है, लगभग पहले पूरी कंपनी एक्वायर करने वाले थे, बाद में उसके एसेट्स एक्वायर किए हैं, साथ में उसके कंपनीज मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक्वायर किया है, मतलब यू कैन से आईपी एसेट सारा वो चीज एक्वायर करी है। 123 करोड़ रुपीज का एक्विजिशन था, वो 68 करोड़ रुपीज में इन लोगों ने किया है। अब उसका क्या काम है, इनके जो दो मेजर सॉफ्टवेयर है ना, यू कैन से जगल से और जगल जर नाम से, वो इंडिविजुअल काम करते हैं। जबकि डाइस क्या करता है, उस पूरे चीज को इंटीग्रेट कर देता है, मतलब सिंगल सॉफ्टवेयर सारे काम कर देता है। तो इनका टारगेट था कि यार उसकी टेक्नोलॉजी लाके हम लोग सिंगल इंटीग्रेट करके हमारा यू कैन से कंबाइन एक यू कैन से इंटीग्रेशन करके एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देंगे, मतलब पूरे इकोसिस्टम के अराउंड, राइट? एंड साथ में इनका जो एक सब्सिडरी है मोबाइल वेयर नाम से, लाइक वो इनका ऐसा कोई कंप्लीट सब्सिडरी नहीं है, 38% के आसपास का इनका वहाँ पे लाइक स्टेक है। वो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, लाइक अलग अलग बैंक से लाइक वो अपना सर्विसेज देती है, मतलब ऐसा एक यूपीआई का जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है ना, वो वाला यू कैन से बना के देती है अलग अलग बैंक को। तो वहां से लाइक इनका वाला सब्सिडरी है। एक इनका टेक्स पांडा नाम से सब्सिडरी है। तो ऐसा इन लोगों ने एक्वायर किया था कि हमारे पास जो क्लाइंट बेस है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, लाइक अलग-अलग रीजन से उनकी आईटीआर फाइलिंग करने में, सारा सब कुछ करने में। बट वो उतना ऐसा इनका कुछ इतना काम यहाँ पे आया नहीं, इतना काम वो वर्कआउट किया नहीं है। एक इनका ग्रीनेज नाम का जो रीजन से एक्विजिशन वो अच्छा है। ग्रीनेज क्या करता है, लाइक जो भी गोल्फ रिवॉर्ड्स, मतलब जो बैंक्स के जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं ना, उनको बैंक्स क्या करती है, गोल्फ की कुछ सर्विसेज देती है, या फिर ट्रेवल के अराउंड सर्विसेज दे दिया, यू कैन से लॉयल्टी रिवॉर्ड्स दे दिए। तो उनको मैनेज करने वाला एक प्लेटफॉर्म था ग्रीनेज नाम से, राइट? तो इनका उसको एक्विजिशन करने का टारगेट ये था कि यार लाइक ठीक है, ये करंट में इनके जो क्लाइंट्स है वो तो अच्छी बात है, बट हमारे पास में तो पूरे कॉर्पोरेट्स के अंदर कितने सारे कस्टमर्स हैं, मतलब 4000 कॉर्पोरेट हैं, 40 लाख यू कैन से वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं। तो उनको हम लोग ये ग्रीनेज, उनके जो उनमें से जो प्रीमियम एम्प्लॉइज है ना, प्रीमियम सैलरी वाले, उनको हम लोग ग्रीनेज की सर्विसेज दे सकते हैं। साथ में जगमनी वाला भी यही था कि जगमनी के तो लिमिटेड कस्टमर है, बट हमारे पास तो 40 लाख एम्प्लॉइज का डेटा है, तो हम लोग उनको जगमनी का क्रेडिट कार्ड उनको बांट देंगे, दे देंगे, बेच देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये लोग अपने एक्जिस्टिंग इकोसिस्टम में जो लोग जितने भी डेटाबेस है उसका फायदा उठाना चाह रहे थे। इसी तरह से इन लोगों ने रियो मनी का एक्विजिशन किया था, जो जेक मनी बना। ग्रेनेज का एक्विजिशन किया, टैक्स पानर का एक्विजिशन इसलिए किया था, बट टैक्स पानर तो इनका ऐसा उतना काम नहीं कर पाया था। डाइस का इनका सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड करने का एक्विजिशन था। मोबाइल वेयर तो इनका यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का प्रोग्राम था, जो मैंने आपको बताया, राइट? तो ये मैंने इनके सब्सिडरीज के बारे में लाइक आपको बताने की कोशिश करी, बिकॉज अभी मैं जब आपसे आपको सारे कौन-कौन हाइलाइट्स के डिस्कस करूंगा ना, उसके अंदर ये पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा, इसलिए आपको याद रहेगा कि यार कौन सी सब्सिडरी क्या काम करती है और क्यों यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज किया जा रहा है। चलो बैक टू द पॉइंट डायरेक्टली आते हैं, लाइक इनका जो कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं। पहले तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि यार आपका धंधा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ क्यों नहीं किया। 40% का एक्सपेक्टेशन था, आपने ग्रोथ दिखाई 28% के आसपास में। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि लाइक यार मतलब इनका मतलब एक तो ये कहना है कि हमारा जो डाइस का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, तो डाइस का जो जितना रेवेन्यू था उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्वार्टर वन के अंदर यहाँ पे बुक नहीं किया है। ये इनका कहना है, और साथ में इनका कहना है कि क्वार्टर वन हमारा थोड़ा सीजनली वीक भी होता है। ये मेरे को चीज वैलिड नहीं लगी, ठीक है, एक वैग आंसर लगा। हाँ, इनका ये जो प्रोग्राम फी वाला 10% की ग्रोथ आई है ना, उसके अराउंड इन लोगों ने अपना कुछ कमेंट्री देने की बात करी, वो मेरे को थोड़ी लॉजिकल लगी। इनका कहना है कि हमारा फोकस है सीएफओ पॉजिटिव करने का एफए 27 के अंदर। तो प्रोग्राम फीस के अंदर हमारा काफी सारा रेवेन्यू ऐसा था जिसका लंबा रिसीवेबल डेज था, मतलब काफी डेज बाद में आता था, बिकॉज कुछ कार्ड्स का रिकंसिलेशन होना, सारा कुछ करना पड़ता था। तो उस तरह के कार्ड्स को हमने इस बार यू कैन से लाइक उनको यूज में नहीं लिया है। यू कैन से उनको कार्ड को यू कैन से दूसरे कार्ड री इश्यू करेंगे। उससे क्या होगा, काफी सारा वॉल्यूम हमारा क्वार्टर वन के अंदर यू कैन से थोड़ा यू कैन से पॉज तो हुआ है, बट आगे जाके हमारा जो रेवेन्यू बनेगा उसका कैश कन्वर्जन साइकिल जल्दी हो जाएगा। तो इन लोगों ने वन टाइम हिट लिया है अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज इनका गाइडेंस था ना सीएफओ पॉजिटिव करने का। तो जो भी एग्जिस्टिंग कार्ड्स है जहाँ पे इनका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा था, वहाँ पे कार्ड्स को री इश्यू किया जाएगा और वहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल आपका छोटा बन जाएगा। तो ये इनका था पर्सपेक्टिव था, लाइक यार इसलिए हमारा Q1 का ग्रोथ रेट इतना नहीं आया है। अब इनसे पूछा गया, क्या आपका जो 40% रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस था ओवरऑल सारी सब्सिडीज को मिला के, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है? तो उस पे इन लोगों ने अपना इंटैक्ट दिखाया है कि हाँ यार, हमारा 40% का रेवेन्यू ग्रोथ करने का जो टारगेट था वो भी इंटैक्ट हम लोग अचीव कर लेंगे। क्वार्टर वन के अंदर आपने 28% किया, तो बाकी 3 क्वार्टर में आपको अराउंड 43% के आसपास ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपकी ओवरऑल ग्रोथ रेट 40% के आसपास में आएगी। अब बात करते हैं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से कि यार आपका EBITDA मार्जिन क्यों गिर गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन लोगों ने इंडिकेशन तो क्वार्टर 4 एफआई 26 के कॉल में ही दे दिया था कि यार हम लोग जो डाइस का एक्विजिशन कर रहे हैं, डाइस ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हमारा EBITDA मार्जिन गिरेगा, बट कितना गिरेगा उस पे क्लैरिटी नहीं थी। अब इन लोगों ने क्लैरिटी दी है प्रॉपर, आपको बताता हूं मैं। इनका कहना है कि डाइस के 100 एम्प्लॉइज हैं, डाइस ऑलरेडी लॉस मेकिंग था, 100 उसके एम्प्लॉइज हैं। तो उन लोगों की रीअलोकेशन की कॉस्ट आई है।
एंड साथ में हमने जो डाइस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको हमने इंटीग्रेट किया, तो वन टाइम कॉस्ट वो आई है, वेंडर्स की पेमेंट जो हमने करी है। एंड साथ में इनकी लाइक रिकरिंग कॉस्ट एक कह सकते हो, सैलरी वैलरी जो रिकरिंग कॉस्ट था वो भी आई है। एंड साथ में लाइक इनका ठीक है, कुछ मतलब इनका ये भी कहना है कि लाइक हमारा एम्प्लॉइज का हमने सैलरी हाइक भी किया क्वार्टर वन के अंदर, तो वो वाली कॉस्ट भी आई है, बट वो तो लास्ट ईयर भी आती थी, उसका तो एक्सक्यूज इनका नहीं होना चाहिए। बट हाँ, डाइस वाली कॉस्ट इनकी आई है, वन टाइम कॉस्ट आई 3 करोड़ रुपए के आसपास की, वो कंसिडर कर सकते हैं। साथ में इनकी एक कॉस्ट और आई है, इनका कहना है कुछ हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हमारा काफी सारा अमाउंट था, उसको हम लोग पहले कैपिटलाइज कर रहे थे अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कैपिटलाइज ना करके डायरेक्टली हमारे क्वार्टरली एक्सपेंसेस के अंदर बुक करना चाह रहे हैं, तो 6 करोड़ रुपए वहां से आया है। तो इन लोगों ने थोड़ा स्ट्रेटेजी भी चेंज किया है, वो मेरे को स्टडी थोड़ा अच्छा लगा कि आगे जाके आप कैपिटलाइज ना करके उनको आज ही बुक कर दो, ताकि आगे जाके आपका पैनल खराब ना हो, राइट? ये चीज मेरे को अच्छी लगी। तो ये सारे पॉइंट्स को मिला के लग रहा है कि इसीलिए इनका आपका क्या बोलते हैं, लाइक सीधी सी बात है, आपका ओवरऑल EBITDA मार्जिन गिरा है। अब इसमें एक और इनका ये भी कहना है, जो हमारा जेग मनी है वो अभी भी लॉस मेकिंग, उसके अंदर हमने अभी 2-3 करोड़ रुपए और डाले हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। उसमें धंधे को ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से, तो एक आपका खर्चा ही है, लाइक लॉस मेकिंग है, तो आपको यू कैन से ओवरऑल आपके EBITDA मार्जिन को ड्रैग ही करेगा। बट हाँ, इनका टारगेट है कि जैग मनी को हम लोग नेक्स्ट 5 साल के अंदर 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 65 करोड़ रुपीस का EBITDA अचीव कर लेंगे भाई, लाइक 13% के आसपास का EBITDA मार्जिन अचीव करने का टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से। हाँ, जैग मनी मेरे को लगता है इनका बड़ा पोटेंशियल है, बिकॉज़ इनके पास 40 लाख एम्प्लॉइज का, सैलरीड एम्प्लॉइज का डेटा है, जिनको लोग जैग मनी का क्रेडिट कार्ड बेच सकते हैं किसी बैंक से टाइप करके। हाँ, इनका जो भी अमाउंट होगा वो खुद की बैलेंस शीट पे नहीं होगा, वो किसी बैंक या एनबीएफसी का होगा डेफिनेटली। बट हाँ, जब एक कार्ड बेचेंगे तो इनको डिसबर्सल फी भी आएगी, वन टाइम जो फी होती है ना कार्ड बेचने की, बिल्कुल। एंड साथ में लाइक आपका रिकरिंग एक्टिव कार्ड बनेगा, एक्टिव खर्चा होगा, तो इनको पैसा भी मिलेगा। अब इनका कहना है, लाइक इनसे वही पूछा गया, लाइक आपका आगे जाके EBITDA मार्जिन ट्रैजेक्टरी क्या बनेगी, तो इनका उस पे कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, ऐसे कोई फिक्स गाइडेंस नहीं दिया है। बोला कि आगे जाके हमारे EBITDA मार्जिन इंप्रूव बनेंगे, क्यों बनेंगे, एक थोड़ा लॉजिक दिया है। जो डाइस इनकी सब्सिडरी थी ना, उसका रेवेन्यू अभी इन लोगों ने क्वार्टर वन बुक नहीं किया है, बट एफआई 26 का रेवेन्यू था लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास का। एफआई 27 का पोटेंशियल रेवेन्यू लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास का। 90% ग्रॉस मार्जिन है, 90% ग्रॉस मार्जिन है, बिकॉज उसकी पूरी कॉस्ट तो आपने अपने खुद के पेनल पे ले ली ना यार ऑलरेडी। डाइस के सारे एम्प्लॉइज की टेक्नोलॉजी कॉस्ट, इंटीग्रेशन कॉस्ट, वो सारा ले लिया आपने। उस पे जो रेवेन्यू बनेगा उसका 90% ग्रॉस मार्जिन आपका डेफिनेटली बन जाएगा। तो इनका कहना है कि लाइक यार उससे हमारा EBITDA मार्जिन इंप्रूव होने का क्यू उनके बेसिस पे लाइक अच्छा खासा स्कोप है। तो यार पॉइंट ये निकल के आता है कि यार क्वार्टर टू के अंदर इनके EBITDA मार्जिन जो अभी करंटली 8.1% आए ना, उससे इंप्रूव होने चाहिए, उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें खराबी हो गई तो मार्केट फिर और ज्यादा आपकी पिटाई और धुलाई करेगा। समझ गए आप बात? सॉरी। अब बात करते हैं डाइस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इनका यही मतलब इनका कहना है डाइस के अंदर जो भी लाइक हमारे जो एआई इंजीनियर्स हैं उनको हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए। ठीक है, एक सब्जेक्टिव बात है, उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जैक मनी की मैंने आपको बता, हाँ, जैक मनी पे इन लोगों ने अच्छा खासा फोकस किया कि हमारा रन रेट था 526 में 36,000 कार्ड्स हमने लाइक यू कैन से अचीव करे थे। अभी हमारा रन रेट चल रहा है 84,000 कार्ड्स के आसपास, एनुअल रन रेट चल रहा है हमारा कि 84,000 कार्ड्स हम लोग यू कैन से बेच देंगे। जो करंट रन रेट चल रहा है ना उसके बेसिस पे, तो 84,000 में आप देख लो, 12 का डिवाइड कर लो, तो 7,000 कार्ड पर मंथ ये लोग अभी बेच रहे हैं जैक डॉट मनी वाले। बहुत अच्छी बात है, ये आगे जाके इनका बहुत बड़ा कैश काउ बनने वाला है। 500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट, 65 करोड़ का EBITDA, मतलब पूरे रेवेन्यू के अंदर ऐसा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट 65 करोड़ रुपीस का EBITDA जनरेट कर दे, इससे गुड। बिकॉज इनका अभी आपने देखा ही, इनका जो भी पैट बनता है लगभग वही 130 करोड़ रुपए के आसपास का, इनका यदि EBITDA मार्जिन का आधा अमाउंट यदि पैट पे कन्वर्ट होता है तो 30-40 करोड़ रुपीस का पैट बना सकते हैं आगे जाके, अच्छी बात है। ये जैक मनी की बात हुई है। अब मोबाइल वेयर की बात करें, लाइक इनका 17 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बढ़ के 22 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट है, 40% EBITDA मार्जिन वहां पे डिलीवर हुआ है। ठीक है, उस मतलब उसकी कुछ कुछ अभी पार्टनरशिप भी हुई है, लाइक यूनियन बैंक से हुई है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से हुई है। सिंपल सी बात है, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाले सर्विसेज हैं, इनका टारगेट है लाइक, मतलब जो भी इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन होने वाला है उसके लिए लोग पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आपकी एक अच्छी सोची समझी चाल है, अच्छी बात है। ग्रीनेज पे बात कर लेते हैं। ग्रीनेज का लास्ट ईयर क्वार्टर वन में रेवेन्यू था 17 करोड़ रुपीस का, अभी रेवेन्यू है 44 करोड़ रुपीस का। बिकॉज इनके जो प्रोपेल वाले जो कस्टमर्स है ना, मतलब जिनको लोग प्रोपेल पॉइंट्स जाते हैं कार्ड्स के थ्रू या फिर जो भी है वाउचर के थ्रू, तो वो वाले प्रीमियम कस्टमर को अवेल करा दिया ग्रीनेज के रेवेन्यू पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ रेट है, 160% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट आया है। EBITDA लास्ट 2.6 करोड़ का था, अब EBITDA 413 करोड़ का आया है। 66% EBITDA के अंदर ग्रोथ आई है, EBITDA मार्जिन 9.8% का बना। और यही कारण है कि आपके प्रोपेल वर्टिकल के अंदर ओवरऑल जो EBITDA मतलब मार्जिन जो बना है ना, वो 7% का बना है। FY 26 में 5% का ही था। टैक्स पैनल की बात करें, 0.8 करोड़ 80 लाख रुपए का रेवेन्यू है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे।
प्रोपेल अब इनका मतलब प्रोपेल की जो हमने बात कर ली ऑलरेडी ग्रीनएज के पर्सपेक्टिव से। कैशबैक पे हमने वैसे ऑलरेडी बात करी है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर भी, इनका कैशबैक जो जाता है प्रोग्राम फीस के अंदर 66% के आसपास में है। इनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब 60% के नीचे लाना पड़ेगा, अदरवाइज इनका यू कैन से सीधी सी बात है आगे जाके कैसे ग्रोथ आएगी, मतलब इबिटा मार्जिन कैसे इंप्रूव बनेंगे। 60% नीचे लाओगे तभी तो आपका जो लॉन्ग टर्म का इबिटा मार्जिन है वो अचीव कर पाओगे ना। इन लोगों का जो फ्लीट बिजनेस है ना, जो इन लोगों ने एचपीसीएल से टाइप किया है, वो यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। 343% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया है। ट्रांजैक्शन वैल्यू 520% से बढ़ गई है। करंटली इनका जो स्पेंड का जो रन रेट चल रहा है लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का चल रहा है। ठीक है जी, इनका न्यू वर्टिकल के बारे में हो गया। मतलब तो इनके इनसे बात करें थी इंटरनेशनल एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो उनका कहना है कि हम लोग अबू धाबी में ऑफिस बना रहे हैं Q2 FY27 के अंदर। बट उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यू कैन से FY28 FY29 के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी FY27 में कोई बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब यदि लाइक इनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताऊं तो इनका कहना है कि लाइक जो भी हम लोगों ने डाइस के थ्रू जो भी एआई टेक्नोलॉजी लाइक यू कैन से बिल्ड करी है एक्विजिशन करके, और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो टेकीज हैं उनको हमने जो एआई का सपोर्ट दिया है उसके बेसिस पे अच्छा खासा काम हो रहा है। और हमारे जो फीचर जो रिलीज कर रहे थे उसकी 50% लोअर टाइम के अंदर हम लोग उस फीचर को रिलीज कर पा रहे हैं। अच्छी बात है, आप यदि एआई का यूज करोगे तो आपका डेवलपमेंट टाइम कम हो जाएगा डेफिनेटली। बट अल्टीमेटली इनका गोल क्या है? एबिटा मार्जिन इंप्रूव करने का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को पॉजिटिव करने का, और रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 40% को अचीव करने का। दीज आर लाइक यू कैन से इनके टारगेट्स हैं। तो अच्छी बात है, ये टारगेट अचीव करें, मैं तो चाहूंगा अचीव करें। बट हम जो अभी इसको डिस्कस करेंगे ना कि मेजर कंसर्न्स क्या है, मेजर यू कैन से रिस्क क्या है इस बिजनेस के अंदर। फर्स्ट तो लाइक यार इनका जो 40% का रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस अचीव नहीं हुआ तो फर्स्ट रिस्क तो ये आता है। सेकंड, एबिटा मार्जिन इनके इंप्रूव होने चाहिए, राइट। थर्ड, लाइक जिन जिन मतलब इन लोगों ने मतलब देखो सिंपल सी बात है, आप कॉर्पोरेट को एक सर्विस दे रहे हो उसके ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए, उसको डायरेक्टली कोई टॉप लाइन या बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं दे रहे हो, उल्टा ही तो आप उसका खर्चा करा रहे हो। तो जब जिस कॉर्पोरेट से आपने टाई अप कर रखा है वो कॉर्पोरेट सपोज करो मतलब उसको जब कॉस्ट कटिंग करनी होगी ना तो इस तरह के खर्चे पहले काटेगा। मतलब सपोज करो किसी भी कॉर्पोरेट कॉस्ट कटिंग करनी है, कंपनी डूबती हुई नैया पे आ रही है तो बोलेगा यार एक्सेल पे काम कर लो सारा, आप एक ये वाला चीज हटा दो, ये वाली रिस्क है। एक रिस्क ये भी है कि भाई जिन जो भी इन लोगों ने कार्ड्स प्रीपेड कार्ड जो बना रखे हैं डायरेक्टली जो दे रखे हैं अपने कॉर्पोरेट्स को, यदि बैंक इस बिजनेस के अंदर उतर जाए तो जैगल प्रीपेड का डायरेक्ट कंप्यूटर बन सकता है। बट आई डोंट थिंक सो, मतलब इस वाले वर्टिकल के अंदर शायद बैंक आएगा बिकॉज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत छोटी है, मतलब बैंक को खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी छोटी होगी। बेचारी जगल प्रीपेड यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है तो देखना पड़ेगा। पर ठीक है, एक काइंड ऑफ एक रिस्क यहाँ पे ओपन नजर आता है। और क्या है इनका यार एबिटा मार्जिन तो इंप्रूव होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट इनको धुलाई पिटाई करेगा। आपके Q2 के एबिटा मार्जिन Q1 के एबिटा मार्जिन से बेटर आने चाहिए, अदरवाइज आपकी बहुत ही धुलाई पिटाई मार्केट कर सकता है। बिकॉज आपके एबिटा मार्जिन पे से कंसर्न आता है ना, बड़ा फ्लक्चुएशन आता है तो मार्केट को लगता है यार प्रॉफिटेबिलिटी पता नहीं क्या आएगी इनके इस ईयर के अंदर। तो वाली दिक्कत है, भले ही आपने बोल रखा हो कि नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन 14-15% का आएगा, बट मार्केट जो स्मार्ट मनी होता है ना, स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे, वो अभी क्या चल रहा है अगले अगले 1-2 क्वार्टर में क्या आने वाला है उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है उनकी। एक्टिव ग्रोथ इंडस्ट्री की बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो थोड़ा धुलाई-पिटाई वाला एंगल हो सकता है। तो ये चीज़ या लाइक हमारा मेजॉरिटी वही पॉइंट है। ये सारे कंसर्न्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब एक बार इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो देखो करंटली कंपनी की मार्केट कैप कितने 2700 करोड़ रुपए के आसपास की है। यार ऑल्दो वैसे वैल्यूएशन एनालिसिस करने का लॉजिक नहीं है बिकॉज़ एबिटा मार्जिन पे क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब ऑल्दो वैल्यूएशन एनालिसिस करना भी नहीं चाहिए, बट हाँ, मतलब मेरे को पता है कि मैं नहीं करूँगा तो आप लोग बोलोगे कमेंट्स में कि यार आपने इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि यार इनका जो Q1 का जो एक एबिटा मार्जिन जो पैट मार्जिन आया 4.1% का, वो बेस बन गया है, वो बेस बन चुका है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे इंडिकेट किया है अपनी कमेंट्री के अंदर कि आगे अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारे एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही होंगे, इंप्रूव ही होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लेकिन आगे अपकमिंग क्वार्टर के अंदर आपके एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होगे तो करंटली आपका जो पैट मार्जिन आया 4.1% का शायद वो सस्टेनेबल है। मैं कैलकुलेशन के अंदर 4% का पैट मार्जिन ले लूंगा, राइट। तो देखो यार इनकी मार्केट के वही 2700 करोड़ रुपए के आसपास में है। FY26 का रेवेन्यू आपका 1850 करोड़ रुपए का था। 40% ग्रोथ लेता हूं तो आपका रेवेन्यू बनता है लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास में FY27 का। 4% का पैट मार्जिन लेता हूं तो आपका पैट बनता है लगभग 100 से 105 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यदि मैं फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप देखो 2700 करोड़ रुपीस के अंदर मैं 100 या 100 105 करोड़ रुपीस का डिवाइड करूँ तो आपका फॉरवर्ड पी आता 26-27 के आसपास का आता है। FY26 में प्रॉफिट कितना था? आपका था FY26 प्रॉफिट 130 करोड़ रुपए के आसपास का। FY27 एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 100 105 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आपका वाई ऑन वाई प्रॉफिट के अंदर 25% की डी ग्रोथ है। तो ये चीज आप देख लेना। मतलब जहां पे प्रॉफिट में डी ग्रोथ होती है, हमने कहां पे बात करी थी? आई थिंक सेनको गोल्ड में बात करी थी ना। सेनको गोल्ड में बात करी थी कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद प्रॉफिट डी ग्रोथ करेगा FY27 का बिकॉज़ उनके जो एबिटा मार्जिन थे वो सस्टेनेबल नहीं थे FY26 वाले।
ऑल्दो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, सेनको गोल्ड डिफरेंट बिजनेस है और जेगल डिफरेंट बिजनेस है, बट मैं यहाँ पे जस्ट कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपके EBITDA मार्जिन कंप्रेस होते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी आपका पैट का प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर नहीं होता है। वो स्टोरी यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनका पैट का तो डी ग्रोथ है FY 27 के अंदर। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। अब आप बोलोगे यार फॉरवर्ड पे इनका 26 का है, तो फॉरवर्ड पे रेशियो कैलकुलेट कर लो। सर फॉरवर्ड पे रेशियो में देखो पैट की तो डी ग्रोथ है, अब तो कैसे कैलकुलेट करें? तो हमारा जो कंजर्वेटिव भी होता है ना कि लाइक जो लोअर ट्रैजेक्टरी होती है इधर लाइक रेवेन्यू ग्रोथ रेट में या फिर पैट ग्रोथ रेट में, जो सबसे मतलब जो लोअर वाला होता है उसको हम यूज करते हैं कंजर्वेटिव वैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर फॉरवर्ड पे रेशियो के पर्सपेक्टिव से। तो इनकी पैट में डी ग्रोथ है, तो कैसे करें? फिर भी एक बार इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यार आपका फॉरवर्ड पी रेशियो कितना था? 26-27 के आसपास में। धंधे की ग्रोथ रेट कितनी है? 40% मान के चल रहा हूँ। मानता हूँ डिलीवर करेंगे ये लोग। डिलीवर नहीं करेंगे तो मार्केट और ढिलाई पिटाई कर सकता है, बिकॉज़ फिर आप गाइडेंस ही मत दो ना। आप तो क्वार्टर 1 की कौन को लेकर गाइडेंस काट भी सकते थे ना। मे बी 40% घटा के 30 से 35% कर देते। कौन आपको मना कर रहा था? आपने बहुत सारे अपने एबिटा मार्जिन भी तो कम हुई है ना। उसके अंदर भी तो आपने अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी, तो यहाँ पे भी दे देते। तो बट हाँ, ठीक है, यदि मैनेजमेंट ने अभी भी गाइडेंस दिया 40% का, तो वही कंसीडर करेंगे फॉरवर्ड हमारे कैलकुलेशन के अंदर। तो आपका फॉरवर्ड पे कितना कितना बनेगा? 26-27 के अंदर यदि मैं 25 के अंदर डिवाइड करता हूँ आपका लाइक 40% का, तो आपका फॉरवर्ड पे बनता है 0.6-0.7 के आसपास का। तो 0.6-0.7 के आसपास में आप सोचोगे यार यहाँ पे तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहे हैं। बट आप ये भी सोचो, मतलब डायरेक्ट ये मत सोचो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बन रहे हैं, बट आप ये भी सोचो कि आपके एबिटा मार्जिन गिर रहे हैं। एबिटा मार्जिन यहाँ से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाने चाहिए, एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट फेज के अंदर नहीं जाएँगे, तो मार्केट इसको री-रेटिंग नहीं देगा। भले ही कितना ही फॉरवर्ड पे रेशियो आपका हो 0.6 हो, 0.7 हो, 0.8 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके यदि एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं फेज में नहीं जाएँगे, आपका सीएफओ पॉजिटिव नहीं बनेगा, आपका यदि रेवेन्यू ग्रोथ रेट 40% डिलीवर नहीं होगा, तो मार्केट आपको वैल्यूएशन का री-रेटिंग नहीं देगा। बहुत सिंपल सी बात है। बिकॉज़ मार्केट को इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे रखा है ना कि हम ऐसा-ऐसा अचीव करेंगे। एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट करके लेके जाएँगे, रेवेन्यू ग्रोथ रेट 40% का लाएँगे, सीएफओ को पॉजिटिव बनाएँगे। तो जब डिलीवरी होगी एक्चुअल में, तभी तो मार्केट आपको री-रेटिंग देगा ना। आपने जो बातें बोल रखी है मार्केट को, उसका करंट आउटपुट आज की स्टॉक प्राइस है, राइट? अब आगे जाके आप डिलीवर करोगे, तब जाके मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ना, आपको वैल्यूएशन री-रेटिंग देगा ना। यदि आप डिलीवर नहीं करोगे, तो मार्केट और धुलाई-पिटाई कर सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हर बिज़नेस का हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि आप धंधे की टॉप लाइन ग्रोथ रेट 35% के आसपास में, 40% के आसपास में है और फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 0.7, 0.8 के आसपास में आ रहा है, तो उसके जो रिस्क और कंसर्न एनालिसिस है ना, उनको भी देखना ज़रूरी होता है उतना ही साथ में। ऐसा नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ें भूल जाएँ और केवल फॉरवर्ड प्राइस रेशियो को देख के हमारा डिसीजन मेकिंग कर लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार लाइक आपको ये ज़रूर सोचना है कि क्या एबिटा मतलब सिंपल सी बात है, क्वार्टर 2 के एबिटा मार्जिन बहुत इंपोर्टेंट हो जाएँगे। यदि क्वार्टर 2 के एबिटा मार्जिन में और डिप है, जो 8.1% का एबिटा मार्जिन है ना, 8% का एबिटा मार्जिन है, उसके अंदर यदि डिप दिखाई पड़े, तो फिर और खतरनाक है, फिर तो मार्केट धुलाई-पटाई खतरनाक करेगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो वो अब ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं भाई ठीक है, मेरे को एक ट्रैकिंग पोज़ीशन बनानी है, मेरे को ट्रैक करना है इस बिज़नेस को, क्वार्टर 2 के एबिटा मार्जिन देखूँगा, इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर जाएँगे तो मैं मेरा एलोकेशन और बढ़ाऊँ। बिकॉज़ उसके बाद में यदि चीज़ें बिज़नेस इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर जाएगा तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, यदि चीज़ें इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर जाती है तो मार्केट रिवॉर्ड करता है। यदि आपकी चीज़ें खराब ट्रैजेक्टरी के अंदर जाती है तो मार्केट उसको पनिशमेंट देता है। तो यदि क्वार्टर 2 के अंदर जो इनकी हाफ ईयरली बैलेंस शीट भी आ जाएगी, तो हमें सीएफओ का भी पता लग जाएगा। धंधा सपोज़ करो उनका 45% से ग्रोथ करता है क्वार्टर 2 के अंदर, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ भाई आपका H2 के अंदर आप लोग 40% से ग्रोथ करके वेटेड एवरेज करके लगभग 40% धंधे की ग्रोथ कर लेंगे। तो क्वार्टर 2 आपका एक डिसीजन मेकर हो सकता है। किस तरह से? 3 चीज़ें ट्रैक करनी है। फर्स्ट, एबिटा मार्जिन 8% से ज़्यादा होने चाहिए। वो भले ही 20 बेसिस पॉइंट, 30 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट कितना भी हो सकता है। सेकंड, सीएफओ पॉजिटिव करने का जो गाइडेंस है, उसके अराउंड डिलीवरी होनी चाहिए। थर्ड, जो इनका 40% का बिज़नेस की ग्रोथ रेट है, तो आपने क्वार्टर 1 के अंदर तो 28% किया है। तो आपका क्वार्टर 2 में डिलीवरी होना चाहिए, बेटर होना चाहिए ना। अराउंड 40%, 41%, 42% होना चाहिए, वो देखना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, यदि ये तीनों चीज़ इनकी डिलीवरी होते हुए दिखाई पड़ेगी क्वार्टर 2 के अंदर, तो फिर मार्केट में भी इनको रे-रेटिंग दे सकता है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। बट यदि तीनों चीज़ें खराब मतलब और खराब दिखेंगी, लेट्स से इनका धंधे का ग्रोथ रेट आ जाएगा आपका फिर से 30% के आसपास में, सीएफओ फिर से नेगेटिव आएगा, एबिटा मार्जिन आपका गिर के 7% आ जाएगा, तो मार्केट और धुलाई-पिटाई करेगा। तो आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, राइट? तो ये होल-सोल मैंने एक जगल प्रीपेड के अराउंड मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की आपको कोशिश करी है। लाइक इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। आई एम बिकॉज़ मतलब आप लोग ऐसे इसको स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल मत लेना। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो।
तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो और यदि आई विल ट्राई मैं आपकी सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।